जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से कर रहे हैं हम होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को हम कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमारा क्लास 6 to 10 की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको जो भी डाउट है, आप वहाँ से अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। तो प्लीज़, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास से फ्रेंड्स, हमने जैसा आपको बताया, हम कर रहे हैं क्लास 11th होम साइंस का, और जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 3। पढ़ रहे थे, मॉर्निंग में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 3, और उसमें हम करेंगे फ्रेंड्स आहार मार्गदर्शक पिरामिड। यहाँ से आज का हम सेशन अपना स्टार्ट करने वाले हैं। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में क्या हमने पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट स्टार्ट किया था भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। इट मीन्स फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने भोजन भी देखा था, भोजन क्या होता है, पोषण और पोषक तत्व क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि पोषक तत्व को पोषक तत्व होते हैं जो उनको 2 प्रकार से विभाजित किया गया, यानी कि पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बृहद पोषक तत्व, जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इनको हमने देखा था इस चार्ट के, इसके जो आपको ये फिगर बनाना है, इसके माध्यम से हमने देखा था बृहद पोषक तत्व में क्या क्या पाया जाता है। बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं? शरीर में अधिक मात्रा में अपेक्षित होते हैं, और इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, जल, रेशा, फाइबर। ये मिलता है किसमें? बृहद पोषक तत्व में। और सूक्ष्म पोषक तत्व में जो शरीर में कम मात्रा में अपेक्षित होते हैं, आयोडीन, खनिज, लौह, कैल्शियम और विटामिन। तो ये हमने देखा था इस फिगर के माध्यम से। संतुलित आहार के बारे में हमने जाना था कि संतुलित आहार किसको कहते हैं, जिसमें प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और जल रेशे पाए जाते हैं, वो हमारा संतुलित आहार होता है। यानी कि एक ऐसा मील, एक ऐसा भोजन जिसमें हमारा प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल और रेशे एक उपयुक्त मात्रा में पाए जाए, वही हमारा संतुलित आहार है, जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर साथ ही साथ हमने देखा था स्वास्थ्य और स्वस्थता के बीच डिफरेंस जाना था कि स्वास्थ्य किसको कहते हैं। स्वास्थ्य फ्रेंड्स हमारा वो होता है जो व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, यानी कि जिस व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्वास्थ्य कहते हैं, कि यानी कि ये व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है। बट जो हमारा स्वस्थता होता है, उस स्वस्थता का मीनिंग यानी क्या है? स्वस्थता को हम किस नाम से बोल सकते हैं? फिटनेस, यानी कि फिजिकली जो व्यक्ति फिट है वो उसको ही हम स्वस्थता कहते हैं। और उसमें हमारे शरीर की फिटनेस काउंट होती है, यानी कि अगर शरीर से आप फिट हैं तो उसको हम स्वस्थता बोलेंगे। लेकिन शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अगर आपका विकास हुआ है, आप फिट है, तो आपको हम क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य, यानी कि आपका जो हेल्थ है वो अच्छा है। आपने डिफरेंस समझा? हेल्थ एंड फिटनेस है दोनों, यानी कि स्वास्थ्य और स्वस्थता के बीच में। तो ये हमने पढ़े थे। और साथ ही साथ संतुलित आहार की योजना बनाने में आधारभूत खाद्य वर्गों का उपयोग हमने देखा था, कि जिसमें भोजन योजना के सुगम बनाने के लिए भारत में 5 तरह के खाद्य वर्गों का उपयोग किया गया है। वो 5 तरह के खाद्य वर्ग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अनाज, खाद्यान्न एवं उनके उत्पाद। नंबर 2 दालें एवं फलियां। नंबर 3 दूध, मांस और उसके उत्पाद। नंबर 4 फल और सब्जियां। और नंबर 5 जो देखा था हमने, वसा और शर्करा। तो वसा और शर्करा से हमें क्या मिलती है? इससे हमने देखा था ऊर्जा, वसा तथा अनिवार्य वसा अम्ल, और शर्करा, चीनी, गुड़, इससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो ऊर्जा, प्रोटीन, परोक्ष वसा, विटामिन B1, विटामिन B2, फोलिक अम्ल तथा तत्व तथा रेशा। ये सारे आपने देखा था ना इस चार्ट को, कि
खाद्य वर्ग को जो है 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और इन सभी से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। जैसे फल और सब्जियां से हमें क्या मिलता है, कैरोटीनाइड्स, विटामिन सी और रेशा, ये हमें किससे प्राप्त होता है, फल और सब्जियों से प्राप्त होता है। दालें और फलियां से हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा, प्रोटीन, परोक्ष वसा, विटामिन B1, विटामिन B2, फोलिक अम्ल, कैल्शियम, लौह तत्व तथा रेशा। तो ये सारे ही हमने देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे और कुछ एज होमवर्क के रूप में आपको मैंने क्वेश्चन दिया था जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिया था मैंने। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपसे ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गए होंगे। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। आई होप अभी तक आपका एक बार रिवीजन हो गया होगा। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, जब भी हम कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा है एक बार उसका कोई रिवीजन लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। बिना रिवीजन के हम कितना भी पढ़ लें उससे होगा क्या, हम जो पढ़ेंगे वो तो हमें समझ में आएगा, बट हमने जो पढ़ रखा है वो हम भूलते जाएंगे, यानी आगे पढ़ते जाएंगे पीछे का भूलते जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रीवियस का और अभी जो हम पढ़ रहे हैं दोनों ही टॉपिक को हमने आपस में कनेक्ट करके चलना है, तभी जो है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये स्ट्रेटजी कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगती है। तो देखते हैं आज की क्लास में आहार मार्गदर्शक और पिरामिड। आहार मार्गदर्शक पिरामिड वह रूपरेखा है जो यह बताती है कि व्यक्ति को प्रतिदिन क्या खाना चाहिए। आहार मार्गदर्शक पिरामिड किसको कहते हैं, वह एक रूपरेखा तैयार की गई है जो कि यह बताती है कि व्यक्ति को प्रतिदिन क्या खाना चाहिए। यह एक सामान्य दिशा निर्देश है जिसकी सही और स्वास्थ्यवर्धक आहार का चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आहार मार्गदर्शक पिरामिड यानी कि फूड पिरामिड क्या है, दैनिक खाद्य संबंधी दिशा निर्देशों को ग्राफिक चित्रण है जिसे विविधता, संतुलन और अनुपात को दर्शाने हेतु तैयार किया गया। प्रत्येक खंड का आकार प्रत्येक दिन दी जाने वाली निर्धारित मात्रा को दर्शाता है। पिरामिड में नीचे का आधार चौड़ा होता है जो यह दर्शाता है कि खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में लिए जाने चाहिए। यह स्वस्थ आहार की नींव है। आहार मार्गदर्शक पिरामिड के अगले स्तर पर फल तथा सब्जियों का स्थान है। उनकी आहार में खाद्यान्न से कम प्रधानता है, लेकिन फिर भी ये आधार में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मांस और दूध शिखर के समीप एक छोटी पट्टी में है। इसमें से प्रत्येक की अल्प आपूर्ति से ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन और खनिज को अत्यधिक वसा और कोलेस्ट्रॉल के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। वसा, तेल और मिठाई के लिए शिखर पर थोड़ी सी जगह यह दर्शाती है कि इनका उपयोग कम मात्रा में किया जाना चाहिए। ये देख लीजिए, ये है ना आहार मार्गदर्शक का पिरामिड। तो जैसे इन्होंने बोला, ये देखिए, ये जो अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद हैं ये हमें बहुत अधिक मात्रा में लेना चाहिए। फल सब्जियों का देखो ये उन्होंने दर्शाया, दूध और मांस के उत्पाद, दाल और फलियां कितनी मात्रा में आपको लेना चाहिए। तो ये देखिए जो जो बोल रही है पिरामिड के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। मसाले, चाय, कॉफ़ी और डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, लेकिन इनका उपयोग उचित तरीके से किया जाए तो ये भोजन का स्वाद और आनंद बढ़ा देते हैं। दैनिक आहार मार्गदर्शक योजना और खाद्य निर्देश पिरामिड खाद्यान्नों, सब्जियों और फलों को महत्व देते हैं। ये सभी वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थ हैं। एक दिन के संपूर्ण आहार का लगभग 75% इन 3 वर्गों से होना चाहिए। इस कार्यनीति द्वारा सभी लोगों को जटिल कार्बोज, रेशा, विटामिन और खनिज तथा अल्प मात्रा में वसा प्राप्त होगा। ये जो भी हमने पढ़ा ये देखिए फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। शाकाहारी आहार के बारे में देख लेते, यानी कि वेजिटेरियन फूड मुख्यतः वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थों पर निर्भर होता है, जैसे खाद्यान्न, सब्जियां, फली, फल, बीज और सूखे मेवे। कुछ शाकाहारी आहारों में अंडा तथा दूध से बनी वस्तुएं शामिल हैं। वे लोग जो मांस या दूध से बनी वस्तुएं नहीं खाते वे दैनिक खाद्य निर्देशित का उपयोग करके आहार को पर्याप्त बना सकते हैं। इनमें खाद्य वर्ग एक समान होते हैं और परोसने की संख्या भी बराबर होती है। शाकाहारी लोग फली, बीज, सूखे मेवे, टोफू आदि का प्रयोग कर सकते हैं। फली और 1 कप हरी पत्तेदार सब्जी मांस द्वारा प्राप्त लौह तत्व के बराबर ही पोषक तत्व प्रदान करती है। कुछ शाकाहारी लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं तो वे सोयाबीन से बना सोया दूध भी
पी सकते हैं। किशोरावस्था में आहार संबंधी पैटर्न देख लेते हैं। बचपन से जवानी के बीच की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। यह 10 से 19 वर्ष के बीच का समय होता है। यह उम्र का वह दौर है जिसमें शारीरिक, मानसिक, मनोसामाजिक एवं भावनात्मक बदलाव होते हैं। किशोरावस्था में स्वास्थ्य और गुणवत्ता के लिए भोजन में पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं में अत्यधिक भिन्नता होती है, लेकिन इनमें सामान्यतः यौनारंभ के समय तीव्र वृद्धि और शारीरिक संरचना में परिवर्तन के कारण वृद्धि हो जाती है। खान पान अच्छा रखने से भविष्य में मोटापा, हृदय संबंधी रोग, कैंसर, मधुमेह आदि रोगों से बचा जा सकता है। पोषक तत्व अंतर्ग्रहण संबंधी अध्ययन के अनुसार किशोरों में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में विटामिन ए, थायमीन, लौह तत्व और कैल्शियम लेने की संभावना रहती है। वर्तमान में किशोर वसा, शर्करा, प्रोटीन और सोडियम शरीर के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण करते हैं। किशोरों की आहार प्रक्रिया को जानने से आहार के पोषण संबंधी विषयों का अच्छे से मूल्यांकन करने तथा यह जानने में सहयोग मिलेगा कि वे स्वास्थ्य और कुशलता हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं या नहीं। अधिकांशतः किशोर पारंपरिक भोजन के स्थान पर अन्य भोजन लेकर पोषण प्राप्त करते हैं। वे सामान्यतः अधिक ऊर्जा और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ ही लेते हैं। अब देख लेते हैं किशोरों में आहार संबंधी समस्याओं के कारण क्या हैं, यानी कि क्या कारण है जिसमें जो हमारे किशोर किशोरी हैं उनमें दिक्कत आती है आहार संबंधी। अब देख लेते हैं किशोरों में आहार संबंधी समस्याओं के कारण निम्नलिखित। नंबर 1, भोजन में अनियमितता और एक बार भोजन ना करना, यानी कि कभी भी भोजन खा लिया, सुबह खा लिया तो दोपहर में खाया नहीं खाया है, कभी कभी मन हुआ तो दिन में 4 बार खा लिया, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो किशोरावस्था के प्रारंभ होने से इसके अंतिम वर्षों तक किशोरों में खाना ना खाने और घर से बाहर खाने की संख्या बढ़ती जाती है, जो स्वतंत्रता और घर से बाहर समय बिताने की बढ़ती ज़रूरतों को बताती है। रात को किया जाने वाला भोजन दिन का सर्वाधिक नियमित रूप से खाया जाने वाला भोजन है। लड़कों की तुलना में लड़कियां अक्सर शाम का खाना, सुबह का नाश्ता तथा दोपहर का भोजन करना छोड़ देती हैं। सीमित संसाधनों वाले कई घरों में किशोरों को पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं मिल पाता, जिससे उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। किशोर और 25 वर्ष से कम उम्र की युवा नाश्ता नहीं करते हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियां कम नाश्ता करती हैं, जिसका मुख्य कारण पतला होना, वजन को नियंत्रित करना आदि है। वास्तव में इसके परिणाम विपरीत होते हैं। दोपहर के भोजन के समय तक लड़कियों को अत्यधिक भूख लगने लगती है और वे बचाई हुई किलो कैलोरी की क्षतिपूर्ति हेतु अत्यधिक कैलोरी ग्रहण कर लेती हैं। यदि कोई व्यक्ति नाश्ता नहीं करता तो उसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिसके कारण वजन बढ़ता है और कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है। स्वअल्पाहार, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि स्नैकिंग, सक्रिय और बढ़ते हुए किशोरों में ऊर्जा स्तर बनाए रखने में सहयोग करता है। बहुत से किशोरों में किसी एक समय के भोजन को छोड़ने की आदत होती है, जिनके कारण वे प्रत्येक दिन 3 बार नियमित भोजन नहीं कर पाते। इसलिए स्वअल्पाहार अनिवार्य पोषक तत्वों के पर्याप्त अंतर्ग्रहण को सुनिश्चित रखने के लिए लाभदायक है। अतः स्वअल्पाहार पर ही जीवित रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फास्ट फूड देख लेते हैं। किशोरों में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में फास्ट फूड खाने की अधिक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि यह अधिक सुविधाजनक होता है। इसके अतिरिक्त किशोर फास्ट फूड खाना एक फैशन समझते हैं। फास्ट फूड में वसा और कैलोरी अधिक मात्रा में पाई जाती है। फास्ट फूड के पोषक संबंधी परिसीमाएं देख लेते हैं तो कैल्शियम, राइबोफ्लाविन, विटामिन ए, दूध, अंडा, मिल्क शेक के छोड़कर अन्य सभी फास्ट फूड में ये तीनों अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। फोलिक अम्ल व फाइबर, ये पोषक तत्व बहुत कम फास्ट फूड में पाए जाते हैं। वसा, कई भोजन संयोजन में वसा में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उच्च होती है। सोडियम की मात्रा फास्ट फूड भोजन में अधिक होती है, जो वांछनीय नहीं, यानी कि जो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। ऊर्जा, सामान्य भोजन संयोजनों में अन्य पोषक तत्वों की मात्रा की तुलना में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। हालांकि फास्ट फूड पोषक तत्व प्रदान करते हैं, लेकिन वे किशोरों की पोषक संबंधी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। किशोरों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों को यह जानना जरूरी है कि फास्ट फूड पोषणीय दृष्टि से तभी स्वीकार्य है
जब उनका उपयोग उचित तरीके से और संतुलित आहार के एक भाग के रूप में किया जाए। लेकिन जब ये आहार का मुख्य भाग बन जाते हैं तो यह चिंता का विषय बन जाता है। तो ये देख लिया हमने फास्ट फूड की पोषण संबंधी परिसीमाएं क्या हैं। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक ठीक है, फास्ट फूड कभी खाने का मन हुआ तो एक टेस्ट के लिए खा लिया, बट उसका कंटिन्यू प्रयोग करना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। डाइटिंग के बारे में पढ़ते हैं कि डाइटिंग क्या होती है। किशोरों में मोटापा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। जन समुदाय को शरीर का वजन उचित रखने के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उनमें से 80% लोग वयस्क होने पर सामान्य से ज़्यादा मोटे होंगे, जिसके कारण वे डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और स्लीप यानी कि स्पानिया सोते समय श्वास रोध सहित अनेक चिकित्सा संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। फैशन के कारण सामान्य वजन वाले किशोर भी डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग के कुछ लक्षण हैं, जैसे भोजन छोड़ देना, कम कम करके खाना, उपवास रखना अथवा विरेचक दवाओं अथवा डाइट पिल्स का प्रयोग करना। तो ये क्या है, डाइटिंग के लक्षण हैं। अब देख लेते हैं डाइटिंग के परिणाम क्या होते हैं। यदि डाइटिंग किसी विशेषज्ञ की सलाह के बिना की जाती है तो इसके विभिन्न दुष्परिणाम होते हैं, जैसे किशोरों में खान पान संबंधी विसंगतियाँ, मोटापा में क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, हृदय संबंधी समस्याएं और मृत्यु, यानी ये सारे दुष्परिणाम देखे जाते हैं डाइटिंग के। अगर जो भी किशोर जो है डाइटिंग करते हैं तो उनमें ये सारे दुष्परिणाम देखे जाते हैं। डाइटिंग की समस्या को दूर करने का उपाय क्या है। डाइटिंग से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए एक उपाय यह है कि डाइट शब्द के स्थान पर व्यक्ति स्वस्थ खान पान अपनाए। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ आहार पद्धति अपनाता है तो उसे निरंतर डाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना सर्वोत्तम है, जिसमें स्वस्थ खान पान संबंधी आदतें और नियमित व्यायाम शामिल है। तो इस तरीके से डाइटिंग की समस्या को दूर किया जा सकता है। आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन करना। तो आज की क्लास को फ्रेंड्स हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन करना। आई होप जितना भी अभी तक हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, आपके हर एक डाउट लेने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।